हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 10th के लिए मैथ। तो इसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें द्विघात समीकरण हमने पढ़ी थी। इसके हमने इससे पहले 2 लेक्चर कराए आपको, जिसमें हमने द्विघात समीकरण के मूल निकालने और द्विघात समीकरण के विविक्तर और मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये सारे सवाल हमने कवर कर लिए। अब इस जो लेक्चर में हम इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है द्विघात समीकरण का, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे 4 नंबर के या फिर 6 नंबर के। तो वे कौन कौन से सवाल होंगे, एक एक सवाल को नोट करिएगा अपनी कॉपी पर और कॉपी पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाएंगे, एक एक सवाल को नोट करेंगे। मुझसे पहले करने की कोशिश करेंगे अपनी कॉपी पर। अगर आप पर नहीं हो, कहीं पर सवाल में अटक जाओ आप, तो मुझे आराम से देखना और अपने सवाल को देखना कहां पर आपने गलती की है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है। अब देखिए, सवाल ने बोला 2 क्रमागत धनात्मक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो मान लेते हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x है, कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो x है। अब सवाल ने बोला है कि क्रमागत होने चाहिए। भाई, क्रमागत का मतलब क्या होता है सीक्वेंस में, कि अगर पहला 1 है तो उसका बाद का नंबर 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा। इसी प्रकार अगर पहला x है तो उसके बाद का क्रमागत क्या होगा, x+1 होगा, नहीं होगा। तो एक जोड़ देंगे इसमें, तो लिखेंगे कहता है दूसरा धनात्मक पूर्णांक। हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार देखेंगे, जो प्रश्न ने हमें कंडीशन दी है, क्या दी है। तो प्रश्न के अनुसार कंडीशन पढ़िए ध्यान से, कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग वर्गों का योग 365 है। तो इनके वर्गों का योग क्या कर देंगे, 365 के बराबर इसका वर्ग करेंगे प्लस और इसका वर्ग करेंगे और इक्वल में रख देंगे 365। अब आपके सामने ये कंडीशन बन गई। अब आराम से इसको सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात क्या होती है इन सवालों में, मेन बात होती है आपको समीकरण बनाने। जिस बच्चे पर समीकरण बनानी आ गई, समझ लीजिए उसके 4 नंबर आराम से पक्के। देखिए, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² प्लस के ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 365। तो x² और x² बन जाएंगे 2x², 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2x एकम 2x आ जाएगा बराबर 365। ठीक है। ये 2x² इधर एज इट इज रहेगा प्लस के 2x, इस 365 को इधर लेकर आइए, तो 365 माइनस क्यों जाएंगे इधर आकर, एक प्लस का और एक 365 माइनस के, तो बचेंगे 364 बराबर 0। इन सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेकर यहाँ पर लिख देंगे x² प्लस के x माइनस इससे 2 कॉमन लेंगे तो 182 बन जाएगा बराबर 0। ये 2 0 के बटे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके सामने, ये बचेगा, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है, यानी इसके फैक्टर करने हैं। तो 182 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनका अंतर तो 1 आए और गुणनफल 182 आए। तो 182 के फैक्टर करिए इधर को, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2, 13 से काट लीजिए, 13 सत्ते 91, ठीक है। अब देखें 7 दूनी 14, 14 और 13 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और इन दोनों की गुना हो जाएगी 182, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 14 और 13 बन जाएंगे। तो x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस के 14 माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे, तो आंख बंद करके x प्लस 14 ही लिख देना। अब दोनों सेम है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 14 और ये बन जाएगा x माइनस 13। x की यहां से 2 वैल्यू आएंगी, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। तो x के जो है यहाँ पर 2 मान आए हैं, तो अब हमें देखना है कौन सा मान हमें लेना है। अब सवाल ने बोला है दोनों कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए।
तो इन दोनों में धनात्मक कौन सा है भाई? 13 तो धनात्मक है, ये तो ऋणात्मक आ रहा है, तो इस वाले को छोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे -14 को छोड़ने पर, तो -14 को जब छोड़ देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अतः पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर आ जाएगा आपका, क्या माना था हमने? x माना था ना पहला, तो x की वैल्यू कितनी है? 13। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x + 1 है, तो x की वैल्यू जब 13 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 14। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने उत्तर की जांच करनी है तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला ऐसे ही आप इनके साथ करिए। भाई सवाल ने बोला दोनों धनात्मक हैं और कर्मागत हैं, तो देख लीजिए कर्मागत भी है और धनात्मक भी है। इन दोनों के वर्गों का योग 365 आना चाहिए। 13 का वर्ग करेंगे तो 189, ये कितना? हाँ 189 हो जाएगा, सॉरी 169। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 14 का वर्ग हो जाएगा 196। तो इनका ऐड करिए दोनों का वर्ग, 6 9 5, 15 हासिल लगू 1, 7 और 9 16 हासिल लगू 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 365 यार नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर आए बिल्कुल 100% सही आंसर आए हैं। तो बोर्ड में आप अपने आंसर ऐसे चेक कर सकते हैं। इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अब एक दो सवाल और देख लेते हैं, नोट करिएगा, पहले नोट करेंगे फटाफट। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, इसी टाइप का एक और सवाल है आपके सामने। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो दो संख्या ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 2, जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 है। तो मान लेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या सेम है। माना पहली संख्या बराबर x, अतः दूसरी संख्या, अब देखो यहां पर x + 1 नहीं मानना आपको संख्या में। क्यों? क्योंकि इसने कर्मागत का जिक्र नहीं करा। अगर वो कहता दोनों कर्मागत संख्याएं हैं तो हम ऑटोमेटिक पहले x मानते, दूसरे x + 1 मानते। लेकिन अब की बार कर्मागत का जिक्र नहीं करा, उसने बोला दोनों संख्याओं का योग 27 है। अब अगर दोनों संख्याएं जुड़ करके 27 के बराबर हैं, भाई मान लो दो संख्याएं x + y है, 27 के बराबर है, और उसमें से मैं क्या दूं बताओ, x की वैल्यू अगर 10 है तो y कितना आ जाएगा? आपको 17 आ जाएगा। कैसे पता चला? कि इनके योग में से x की वैल्यू को घटा दिया, तभी तो आया 17। सेम ऐसे ही अगर 27 दोनों का योग है, एक x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 27 - x नहीं हो जाएगी क्या? तो हम बोलेंगे अतः दूसरी संख्या 27 - x। ठीक है, अब उसने आगे बोला है दोनों के गुणनफल 182 है, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो जो कंडीशन अब अप्लाई करेंगे ये लगेंगे कि दोनों का जो गुना है x × 27 - x वो किसके बराबर है? 182 के। इन दोनों की गुना करनी है, सिंपल सी। 27 की x में मल्टीप्लाई करोगे 27x, यह आ जाएगा x² बराबर 182। इस x² को 27x पे इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और 27 हो जाएगा माइनस का, और 182 एज इट इज रहेगा। इसको पलट के लिख लेंगे। ठीक, अब यहां से आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इसको फैक्टराइज करिए, 182 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका योग तो 27 आए या अंतर 27 हो और गुणनफल कितना है? 182। अभी हमने 182 के दो फैक्टर बताए थे अभी पिछले सवाल में, एक तो 14 आया था, एक 13 आया था। तो यहाँ पर 14 और 13 को अगर मैं जोड़कर देखूं क्या 27 बैठ रहा है? तो बिल्कुल बैठ रहा है। तो 182 के जो फैक्टर होंगे 14 13 ही होंगे, तो लिखेंगे -14x -13x प्लस के 182 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो x - 14 बचेगा। यहाँ से -13 कॉमन लेंगे तो आंख मीच करके x - 14 लिख देना। x - 14 और x - 13। अब x की यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी, x बराबर एक तो आएगा आपका 14 और x बराबर एक आएगा आपका 13। अब आपके सामने दोनों ही संख्या पॉजिटिव है। अब आपकी मर्जी है, कोई सी भी नंबर आप मान सकते हैं। तो लिखेंगे यदि पहली संख्या बराबर हम 14 मान लेंगे तो दूसरी कितने के बराबर आएगी?
दूसरी संख्या ऑटोमेटिक क्या देगी, 13 आ जाएगी। और यदि हम पहली संख्या क्या माने, 13, पहली संख्या क्या माने 13, तो दूसरी संख्या क्या देगी, 14। ठीक है, तो ये जो है इसके दो आंसर बनेंगे, या तो संख्या 14 13 होंगी या संख्या 13 14 होंगी। नोट कीजिए इसको फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, बस आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सवाल ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, ये 2022 और 2014 में आपसे पूछा भी, 24 में पूछा भी गया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो इसमें आप क्या मानेंगे, पहली संख्या तो आप मान लेना x। अब इसने दोनों क्रमागत बोल दी और विषम भी बोल दी, तो विषम में कितने का डिफरेंस होता है भाई, विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 और आदि बहुत, तो इनमें जो अंतर होता है 2 का अंतर होता है, नहीं होता है ना। तो इनमें जो डिफरेंस होगा 2 का अंतर होगा। तो आप मानना पहली संख्या माना x और दूसरी संख्या x प्लस 2 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आगे सोल्व करेंगे सवाल को, x प्लस 1 नहीं मानना, x प्लस 2 मानना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भिन्न वाला सवाल बहुत पूछा जाता है आपसे, इसलिए इंपोर्टेंट सवाल है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न और मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगा, यानी भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न वाले सवाल आपको याद होगा, हम रैखिक समीकरण वाले चैप्टर में भी किए हैं और इस चैप्टर में भी हम करेंगे। तो भिन्न वाले इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए इन्हें छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लीजिए, भिन्न का अंश, तो हम भिन्न मान लेंगे, माना देखो भिन्न क्या होती है, x बटे y की फॉर्म होती है कोई भी भिन्न, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, यानी जो अंश बटे हर की फॉर्म में हो। अब हमें x y तो नहीं मानना, केवल x की फॉर्म में ही मानने सवाल, y तो अगर मानेंगे तो वो एक चर वाली रैखिक समीकरण में बन जाएगा। तो अब इसने सवाल ने बोला कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। कौन है, अंश जो है हर से 3 कम है। अगर हर 10 है तो अंश कितना हुआ, 3 कम कर दो यानी 7 हो गया। अगर अंश तुम्हारा 7 है तो हर कितना हो जाएगा, सॉरी अगर अंश x है तो हर कितना हो जाएगा, 3 कम कर देंगे यानी x माइनस 3 कर देंगे। तो लिखेंगे, इसने बोल दिया कि अंश उसके हर से 3 कम है, तो माना भिन्न का हर, भिन्न का हर बराबर x, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा इससे 3 कम यानी x माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगी, अतः भिन्न, भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर, अंश क्या आ जाएगा x माइनस 3 और हर आ जाएगा आपका x। तो आपकी भिन्न क्या बन गई, x माइनस 3 बटे x। अब आगे पढ़ो सवाल को, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो नई भिन्न जो है मूल भिन्न का, नई भिन्न और मूल भिन्न का योग जो है 29/20 हो जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, इनकी लैंग्वेज अच्छे से समझनी है। अब ये कह रहा है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो अंश में भी 2 जोड़ दो, x माइनस 3 प्लस 2, और हर में भी 2 जोड़ दो, ठीक है, हर में भी 2 जोड़ दिया। अब तो नई भिन्न, नई भिन्न ये बन गई, नई भिन्न और मूल भिन्न, मूल भिन्न मतलब ये पहली वाली भिन्न, तो मूल भिन्न और नई भिन्न का योग किसके बराबर आ जाएगा, 29/20 के बराबर आ जाएगा। अब ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है और x का मान निकालना है, ठीक है। मेन बात क्या होती है इनमें, इक्वेशन बनानी। तो ये कितना जाएगा, ऊपर x माइनस 3 में से 2 है, माइनस के 1 बचेगा, x प्लस के 2 प्लस x माइनस 3 बटे x बराबर 29/20। क्या काम करेंगे यहाँ पे, कैंची गुना, x की मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो, पहले x की करो दोनों में तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 3x, फिर 2 की करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस के 6 बटे इस x किस में करेंगे, x स्क्वायर प्लस के 2x हो जाएगा बराबर 29/20। इनको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर बने, 1x माइनस के माइनस 3x माइनस के 4x बन जाएंगे, और 2x और ऑलरेडी है तो बचेंगे माइनस के 2x, ठीक है ना भाई। माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और प्लस के 2x कितने बन गए, माइनस के 2 प्लस माइनस के 2 बच गए, और माइनस के 6 बटे x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 29/20। अब इनकी भी कैंची गुना करो, 20 की जैसी मल्टीप्लाई करेंगे 20 दूनी 40 x स्क्वायर आ जाएगा, और 20 दूनी 40 x आ जाएगा, और 20 6 का 120 आ जाएंगे बराबर
29 के एक्स में करेंगे तो 29 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 29 दूनी हो जाएंगे आपके कितने, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 29 दूनी 58 एक्स। अब सबको एक साइड ले आओ, ये 29 एक्स स्क्वायर इधर आकर के 40 एक्स स्क्वायर में से घटेंगे तो कितने बचेंगे आपके, 11 एक्स स्क्वायर बचेंगे, नहीं बचेंगे। और ये 58 एक्स इधर आकर के माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 40 पहले से ही है और माइनस के 58 और आ गया तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 108 आया ना, और ये माइनस के 120 बराबर 0। एक बार चेक करिए फिर से, 40 में से 29 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 की मल्टीप्लाई करो एक 12 में तो कितना आ जाएगा, 132, यानी 1320 के फैक्टर करने हैं और आंसर इनका अंतर कितना आना चाहिए, ये योगफल 108 आना चाहिए। तो 13 के फैक्टर, इसके फैक्टर करो 1320 की, तो कैसे करेंगे, कर लीजिए इसमें 12 से काटे इसे, तो 12 से जब काटेंगे 12 कम 12, 12 कम 12 110 आ गया। ठीक है, और यहां पर जो है 2 से काट लीजिए 55 आ जाएगा, तो 12 दूनी 24 और ये आ जाएगा आपका 11 और 5। ठीक है, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं अभी, यह आपका 12 गुना 2 गुना 11 गुना 5, और 12 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 11 गुना 5। ये इसके 1320 के फैक्टर हैं। अब इन्हीं को आपस में जोड़ घटा कर देखना है 108 कहां से बन रहा है। तो ध्यान से देखो, 3 दूनी 6, ये एक काम करो 3 पंजे 15 और 15 की 11 में गुना करो, कितना आएगा, 11 में ज्यादा आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 और 2 दूनी 4, 11 से 44, इससे भी नहीं बैठ रहा। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22, 22 पंजे 110, इससे भी नहीं बैठ रहा भाई। एक बार यहाँ पे चेक करिए, माइनस के एक की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है, 29/20, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हुए, -1 -3 -4 में से जब प्लस हो जाएंगे -2 बचेंगे और बचा तुम्हारा माइनस के 6, नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 20 छिक्का 120 हो गए, और ये 29 से कम 29 और 29 दूनी 58x हो गए। 29 एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आए तो 40 में से 29 जाएंगे 11 बचेंगे, और 58 को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 58 और माइनस के 40, तो ये बनेंगे आपके माइनस के 58 और माइनस के 40, माइनस के 98 बचेंगे ना। हाँ भाई, माइनस के 40 और माइनस के 58 मिलकर के माइनस के 98 बनेंगे, और हमने गलती से 108 लिख दिया था, तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। तो हमें 98 बनाना है, ना कि 108। अब ध्यान से देखो 98 कैसे बन जाएगा। 98 तो आराम से बनना है, देख लो 12 और 110 को देखो, 12 और 110 भाई, इसके दो फैक्टर है ना, 12 और 110, इन दोनों की जब मैं गुना करूंगा तो कितना आएगा, 1320 आएगा, नहीं आएगा। अब 110 में से अगर मैं 12 घटा दूं तो कितना बन रहा है, 98 बन रहा है। तो इसके जो दो फैक्टर बनेंगे 110 और 12 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी सी गलती थी, तो देख लेना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के 110 और प्लस के 12, प्लस के कितना 12 एक्स माइनस के 120 बराबर 0। अब यहाँ से 11x कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे 11x, अंदर बच जाएगा 1x और माइनस के 10 बच जाएगा। यहाँ पर सेम प्लस के 12 कॉमन ले लेंगे और अंदर आंख मीच के x माइनस 10 लिख देना। तो यहाँ से जो है एक फैक्टर बना x माइनस 10 और एक फैक्टर बना 11x प्लस के 12 बराबर 0। तो x के दो मान आए, एक तो x बराबर 10 आया और यहाँ से x बराबर कितना आएगा, माइनस के 12/11। ठीक है, अब x का हमें कौन सा मान लेना है और कौन सा छोड़ना है, अब वो बात करेगा ये तय। जो आपका अंश है वो x माइनस 3 है और हर है x। तो अगर मैं इसको 10 मान लेता हूं, किसको, हर को, तो माना इसे लिखेंगे यदि x बराबर 10, तब हर कितना आ जाएगा आपका, हर आ जाएगा 10 और अंश कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। अतः भिन्न क्या मान लेंगे इसको, भिन्न। तो भिन्न आएगी अंश बटे हर, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, और अंश कितना है 7 और हर कितना है जी 10, आया ना। अब ध्यान से देखो, अब यदि मैं इसको मान के चलूं, यदि x बराबर हम किसको माने, माइनस के 12/11,
तब हर क्या हो जाएगा आपका, हर तो आ जाएगा आपका 10, सॉरी माइनस के 12/11, और अंश कितना जाएगा, इससे 3 कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस के 12/11 माइनस के 3, तो 11 से 33, 33 और 12 हो जाएंगे माइनस के 45। अब भिन्न क्या हो जाएगी, फिर भिन्न हो जाएगी अंश बटे हर, अंश बटे हर, और अंश कितना है जी, माइनस के 45/11, और हर कितना है, माइनस के 12/11, 11 से गया 11, माइनस से गया माइनस, ऊपर आया 45/12, तो 3 से काट लेंगे, 3 से के 12, 3 15, यानी अब की बार भिन्न क्या आई, 15/4। अब ध्यान से देखो, कंडीशन उसने कही थी यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न आपकी 29/20 आनी चाहिए। तो अगर मैं अंश और हर दोनों में 2 जोड़ के देखूं, इस वाले में 2 जोड़ो भाई, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, और इसमें 2 जोड़ेंगे 12, तो ये तो नहीं बननी 29/20। लेकिन अगर मैं इसको 2 जोड़ देता हूँ, सॉरी कंडीशन ये थी कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें और मूल भिन्न को भी उसमें जोड़ दें तो बनना चाहिए 29/20। तो इसमें हमने 2 जोड़ा और मूल भिन्न क्या है 7/10, तो इसको भी ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस 7/10, इनका एलसीएम आ जाएगा 20, और 20 बनाने के लिए यहाँ 5 की गुना, यहाँ भी 5 की गुना, 5 के 15 प्लस के 7, और यहाँ पे 2 की गुना हो जाएगी, तो यहाँ भी 14 हो जाएगा। तो 14 15 कितना होता है 29, 29/20, तो इससे तो राइट आ रहा है। अब इससे और चेक कर लो, 15/4 में जब 2 जोड़ेंगे तो 17/8 आ जाएगा, प्लस फिर से 15/4 ऐड करो इसमें, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 15 दूनी 30, 30 और 37 कितने बनेंगे 47, और बटे में 8, तो ये बनेगी 47/8। तो इससे जो है यानी इस वाले मान से, किस मान से, इस वाले मान से आपको आंसर नहीं आ रहा, केवल इसी मान से आ रहा है, इसलिए हम x की वैल्यू -12/11 नहीं लेंगे, केवल क्या लेंगे, x बराबर 10 लेंगे। तो आपको फिर ये सब नहीं लिखना, ये तो मैंने चेक करने के लिए लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, बस यहां तक लिखना है आपको, ठीक है, ये लिखना है x की वैल्यू 10 लेने पर, तो हर क्या देगा 10, और अंश बनेगा 7, और भिन्न क्या देगी आपकी 7/10, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा एक बार में, लेकिन दूसरी बार समझेंगे तो आराम से आ जाएगा। देखो सवाल ने बोला है कि एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, और यदि दोनों के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो मूल भिन्न और नई भिन्न का योग 29/20 आना चाहिए। तो हम मान लेंगे, मानो भिन्न का हर x है, तो अगर 3 कम है तो x से 3 कम हो गया, तो भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, तो अंश की वैल्यू रख दी ऊपर, हर की वैल्यू रख दी नीचे। अब पर्सन के अनुसार आओ, उसने बोला यदि नई भिन्न में, नई भिन्न कौन है, यही तो है, तो नई भिन्न में 2 जोड़ दें तो नई वाली और पुराने वाली दोनों का योग 29/20 होगा, तो हमने 2 जोड़ दिए इसमें, और वापस से इसे को ऐड करेंगे तो 29/20 आना चाहिए। यहाँ से इसको हमने कैंची गुना करके x का 2 मान निकाले, कौन कौन से, एक तो 10 और एक -12/11, तो x बराबर अगर हम 10 लेंगे तो हर हमारा बनेगा 10, और अंश कितना बनेगा 3 कम यानी 7, तो भिन्न क्या जाएगी आपकी 7/10। आपको सिर्फ इतना लिखना है और बाकी चीजें नहीं लिखनी, और ये सब आपको आना चाहिए कि आप फैक्टर कैसे करते हैं और गुणनखंड कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही दूसरी वीडियो में आराम से सिखाया है सब चीजें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नोट करें पहले, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नोट कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे वाला सवाल भी पूछा जाता है आपसे, आयताकार वाला। तो इसने बोला है एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई हमें मानना पड़ेगा कि माना लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया। अगर y से मानोगे तो रैखिक समीकरण में चले जाएंगे, लेकिन हमें दोनों में x मानना है। तब उसने कंडीशन लास्ट में दे दी कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर चौड़ाई आपकी 10 है तो लंबाई इसकी दुगनी यानी 20 होगी। अगर चौड़ाई 15 है तो लंबाई इसकी दुगनी यानी 30 हो गई। अगर चौड़ाई आपकी x है तो लंबाई इसकी दुगनी यानी 2x हो गई। तो हम क्या मानेंगे, शुरुआत में माना
चौड़ाई बराबर x, अतः लंबाई कितने देगी, इसकी दुगनी हो जाएगी 2x, है ना। अब उसने जो बोला है सवाल ने उसके अनुसार लिखो प्रश्न अनुसार। सवाल ने बोला एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर। तो इन परिमाप क्या होता है भाई, बगीचा मान लीजिए ऐसे है, आयताकार परिमाप है, तो इसका जो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है परिमाप, है ना। तो लिखेंगे 2 गुना लंबाई यानी 2x और चौड़ाई यानी x। इसका जो परिमाप है 120 है, तो यहाँ पे इसको हल करके x का मान निकाल लेना आराम से। 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 60, तो x का मान कितना आ गया 20। अतः लंबाई आ जाएगी आपकी 40 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी आपकी कितनी मीटर, 20 मीटर। अब क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल आगे बोला है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई की चौड़ाई में मल्टीप्लाई करके देख लो कि 20 दूनी 20 चौक यानी 800 मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको केवल इसी से ही निकल जाएगा, परिमाप से निकल जाएगा x का मान। चाहो तो उससे भी निकाल सकते हैं, किससे, क्षेत्रफल पे। तो किसी एक को सोल्व करना है, दोनों को सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो यहां तक ये सवाल कंप्लीट हो गया, नोट करें इसको, इसके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट को अब क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल आगे बोला है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई की चौड़ाई में मल्टीप्लाई करके देख लो कि 20 दूनी 20 चौक यानी 800 मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको केवल इसी से ही निकल जाएगा, परिमाप से निकल जाएगा x का मान। चाहो तो उससे भी निकाल सकते हैं, किससे, क्षेत्रफल पे। तो किसी एक को सोल्व करना है, दोनों को सोल्व नहीं करना, ठीक है। तो यहां तक ये सवाल कंप्लीट हो गया, नोट करें इसको, इसके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसी के जैसा है। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो अब की बार जो है लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर ज्यादा है, तो अगर चौड़ाई 10 है तो लंबाई हो जाएगी आपकी 18, अगर चौड़ाई 20 है तो लंबाई हो जाएगी 28, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी और x प्लस 8। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, अतः लंबाई इससे 8 ज्यादा है तो x प्लस 8 हो जाएगा। अब आगे बोला सवाल ने कि इनका जो क्षेत्रफल है 240 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना है 240 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 240। इसको सोल्व करके x का मान निकालो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x आ जाएगा बराबर 240। 240 पे इधर लेकर आओ तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 240 के फैक्टर ऐसे करो जिनका अंतर 8 आ जाए। तो 12 दूनी 24, 12 और 20 देख लो, 20 और 12 बन जाएंगे इनके दो फैक्टर, और इनका अंतर कितना है 8 है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 12x माइनस के 240 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 20 बनेगा, x प्लस के 20 बन जाएगा। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो आंख मीच करके x प्लस 20 लिख देना और बराबर 0। तो x प्लस के 20 और आ जाएगा x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, x की कौन कौन से मान आएंगे, इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 20 आएगा, और x का एक और मान आएगा कौन सा, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो प्लस के 12 आएगा। अब देखिए x क्या माना था हमने, x माना था हमने चौड़ाई, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो हमेशा किस में आएंगी, प्लस में आएंगी, माइनस में कभी नहीं आ सकती। क्या आपने माइनस के 5 फुट आदमी देखा, नहीं देखा ना, तो प्लस के 5 फुट होता नहीं, तो हमेशा लंबाई चौड़ाई किस में लेनी है, पॉजिटिव में लेना है। तो लिखेंगे -20 छोड़ने पर, तो अतः x बराबर क्या लेंगे 12। तो जब x बराबर 12 ले लिया तो लंबाई कितनी जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, सॉरी लंबाई कितनी है x प्लस 8, तो x की वैल्यू 12 है तो प्लस के 8 यानी कि क्या जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी मानी हमने x मीटर, तो x की वैल्यू 12 मीटर, तो यहाँ इसके आंसर बन जाएंगे। देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन है और आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आयु वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से 2 गुनी आयु का है या 3 गुनी आयु का है, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बार इन्हें और समझ लीजिए ध्यान से। आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि पुनीता यानी एक लड़की है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, ये याद कीजिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। तो लिखेंगे माना, जो सवाल ने हमसे पूछा है ना लास्ट में कि ज्ञात कीजिए, उसी को मान लेते हैं, हमेशा याद रखना। तो क्या पूछा उसने, पुनीता की वर्तमान आयु, माना पुनीता की वर्तमान आयु, तो हम इसको मान लेंगे एक्स वर्ष। कितने मान लिया हमने इसको, एक्स वर्ष मान ली। अब सवाल के अकॉर्डिंग आओ कि जो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु लिखेंगे प्रश्नानुसार। भाई पुनीता अगर आज 10 साल की है तो 2 वर्ष पहले कितने की होगी, 8 साल की। कैसे पता चला कि 2 घटा दिया हमने 10 में से। ऐसे ही अगर आज पुनीता x साल की है तो 2 वर्ष पहले कितने की होगी, x - 2 की नहीं होगी क्या। तो अब लिखेंगे पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु यानी x - 2, उसके बाद कर रहे हैं। और अब से 4 साल बाद की आयु का गुणनफल, गुणनफल किसका, अब से 4 साल बाद की आयु यानी x प्लस के 4 का होगा। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वर्तमान आयु के दुगने से, वर्तमान आयु है कितनी, x साल, तो इसके दुगने से 1 अधिक है। कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो ये हमने समीकरण बना दी। बस क्या था खेल इसमें, समीकरण बनाने का था और कुछ नहीं। अब x का मान निकालना है। देखो कैसे, मल्टीप्लाई करो x के इसमें, तो x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएगा, बराबर में 2x प्लस के 1। इसको सोल्व करेंगे, x स्क्वायर 2x बचेंगे इधर, माइनस के 8 बराबर 2x प्लस के 1, ये 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस के 8 बराबर प्लस के 1, ये 1 इधर ले आएंगे, ये 8 को इधर ले जाओ, तो कितना जाएगा 9। x के 2 मान आएंगे प्लस माइनस 3, x के क्या आएंगे प्लस माइनस 3। तो आयु हमेशा प्लस में लेते हैं, माइनस में कभी नहीं लेते। क्या आपने सुना है कि मेरी साल माइनस के 15 साल है। भाई अगर मैं कहूँ तुम्हारी आयु कितनी है तो आप यही तो बताओगे सर मेरी 16 साल है, 15 साल है, 17 साल है, जो भी। ये थोड़ी ना बताओगे माइनस के 15 साल है, माइनस के 20 साल है, तो माइनस में नहीं होती आयु, तो इसलिए प्लस में ही होती है। लिखेंगे क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, अतः -3 को छोड़ने पर, तो -3 को जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, +3 बचेगा। तो x का मान कितना देगा, +3। x मतलब वर्तमान आयु किसकी, पुनीता की। तो अतः पुनीता की वर्तमान आयु तो कितने जाएगी, 3 वर्ष है। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नोट करेंगे सवाल को, फिर नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी से देखो। एक त्रिभुज वाला सवाल पूछा जाता है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं x प्लस के 2 सेंटीमीटर और 4 × x प्लस के 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए तो सवाल ने बोला है त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है और 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी हमें निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज दिया है, उसने पहले तो देख लो, चित्र बनाओगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण बनाने वाली भुजाएं जो है x प्लस के 2 और 4 × x प्लस के 1 है। मैं आपसे पूछूं समकोण कौन कौन बना रही है, एक तो ये वाली भुजा है और एक वाली भुजा, ये तो समकोण बना रही है। तो इनमें से एक तो है x प्लस के 2 सेंटीमीटर और एक है 4 × x प्लस के 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे, तो हमें ये वाली भी भुजा निकालनी होगी। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया उसने, 84 सेंटीमीटर दिया है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र किस किस को याद है, हाँ या ना बताओ। 1/2 आधार गुना ऊंचाई नहीं होता क्या, बिल्कुल होता है। तो ये आधार क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 और ऊंचाई क्या हो जाएगी इसमें 4 × x प्लस के 1।
और बराबर में है 84। बस आपको इसको सोल्व करना है, एक का मान निकालना है। ये 2 कट जाएगा, इसकी गुना करेंगे क्या कितना जाएगा, या 2 से इसे को भी काट लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो बचा इधर x प्लस के 2 इंटू एक्स प्लस के 1 और इधर बचा 42। इसकी गुना करो, एक्स स्क्वायर प्लस के x आ जाएगा प्लस के 2x प्लस के 2 बराबर 42। ये कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और 42 को इधर लाएंगे माइनस के 40 बचेगा। अब 40 के 2 ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका अंतर कितना हो, 3 हो, तो 8 पंजे 40 बन जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 5x माइनस के 40 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, आ जाएगा x प्लस के 8, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस के 8। तो x के कितने मान आए, 2 मान आएंगे। कैसे, देखो ध्यान से, x के यहाँ से कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। एक तो आया x बराबर 5 और एक आया x बराबर माइनस के 8। तो x का मतलब क्या है, यहाँ पर भुजा से है, तो भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती भाई, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो अगर यह तीसरी भुजा हमने x मान ली तो x का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो हम केवल और केवल क्या लेंगे, 5 लेने पर। तो लिखेंगे क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, अतः -8 को छोड़ने पर, जब इसको छोड़ देंगे तो x का मान कितना देगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, तो त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्या हो जाएगी, पहली भुजा आएगी x प्लस क्रमशः, तो पहली भुजा कितने देगी, 5 और 2 7, फिर ये 5 और 1 6 और 6 चौक 24, ये 24 सेंटीमीटर बन गया। तो ये कितना जाएगा, ये x मत मानो इसको, एक काम करो इसे कर्ण मानते हैं। तो तीसरी भुजा निकालनी है भाई, 2 भुजा तो पता चल गई, एक तो 7 हो गई भाई, x बराबर कितना है, x बराबर 5 ही तो रखना है, तो 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा 7, यहाँ पे 5 रखेंगे प्लस के 1 इंटू 4, 5 और 6 चौक 24, यानी आधार 7 है, तुम्हारा लंब कितना है, 24 है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का निकालना है हमें मान, आधार कितना है 7 का वर्ग 49 प्लस लंब कितना है 24 का वर्ग 4 576, तो कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो कर्ण कितना आ गया 25, तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी 25। यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, नोट करेंगे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे और देख लीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है लगातार। तो क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। इसको नोट कर लिया होगा तो इसको रब कर देते हैं। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ध्यान से समझेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y मान लो, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली पता नहीं चल पा रहा पहली किसे माने दूसरी किसे माने, तो जब क्लियरली ना पता चले तो एक्स वाई मान लेना हमेशा, इससे भी हो जाएगा। तो सवाल हमने एक्स वाई की फॉर्म में बना लिया। अब प्रश्न के अनुसार आओ, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, कि इसका वर्ग करो और इसका वर्ग करो, इनका जो अंतर है 180 आ जाएगा। अब आगे आ जाओ, पहले इक्वेशन मान लेना इसे। अगला कि जो बड़ी संख्या है, सॉरी छोटी संख्या का जो वर्ग है, भाई छोटी संख्या y है, y का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है,
है ना। ये तो बोला सवाल ने कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 और जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना। अब वाई स्क्वायर का मान 8 है, समीकरण 1 में रख दोगे तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे हमने यहाँ पर 8x रखेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 180। 180 को इधर ला करके समीकरण को सोल्व करके x का मान निकालेंगे। 180 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 18 दाम 180, 18 और 10 का अंतर 8 होता है, ठीक है। तो 18 दाई 180, यहाँ से x को माना जाएगा, x माइनस के 18 बचेगा। यहाँ से 10 को माना जाएगा, x माइनस के 18 बचेगा। यहाँ से x माइनस 10 18 एक बार लिखेंगे और x प्लस के 10 एक बार लिखेंगे। तो x के दो मान है, एक तो 18 व x बराबर कितना माइनस के 10, ठीक है। तो यदि x बराबर 18 है तो y कितना जाएगा बताओ, y कितना जाएगा। अगर x बराबर में 18 ले तो 18 के 8 में गुना करो तो 18 अट्ठे कितना होता है, 8 64। देखो 18 के गुना करो ना 8 में, 8 64 हासिल 6, 8 का 8 से 14, 144 हो जाएगा ना। तो वाई स्क्वायर बराबर 144 आया, तो वाई बराबर कितना आएगी 12 आया ना। और यदि x बराबर हम माइनस 10 लें तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, माइनस के 80 आ जाएगा। और याद रखना माइनस के 80 किसी का भी वर्ग नहीं होता, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो केवल और केवल आंसर क्या बनेंगे तुम्हारे, x बराबर 18 या फिर और y बराबर 12। तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 12 और बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी कितनी 18। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है और हाँ कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हैं। नोट करेंगे इस सवाल को। एक सवाल आता है वर्ग वाला, एक तो मैंने कहा आपको आयत वाला, एक सवाल होगा वर्ग वाला। तो ध्यान से देखेंगे इसको। तो क्वेश्चन ने बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। अभी आपको इसमें क्लियरली ये पता नहीं चल रहा कि पहली भुजा किसे माने और दूसरे की क्या माने। तो हम इसमें क्या मान लेंगे, एक्स वाई मान सकते हैं आराम से। तो ध्यान से देखो अब की बार दो वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं। तो दो वर्ग हैं, एक वर्ग ऐसे मान लेंगे और एक वर्ग ये मान लेंगे। तो इसकी भुजा जो है एक्स मान लेंगे और इसकी भुजा वाई मान सकते हैं, क्योंकि भुजा सारी समान होती है इसलिए हमने दर्शा दी इसमें। तो दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफलों का योग है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 है। भाई इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, एक्स स्क्वायर तो आएगा, भुजा की घात दो। और इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, वाई स्क्वायर आया ना। तो लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x, अतः क्षेत्रफल कितना जाएगा इसका एक्स स्क्वायर, माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका वाई स्क्वायर। अब प्रश्न अनुसार आओ, प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न अनुसार उसने बोला है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है 157 है। तो यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान कितना है, योग 157। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इस समीकरण से एक्स वाई का मान नहीं निकल सकता, तो दूसरी समीकरण भी चाहिए हमें। दूसरी समीकरण आगे बोला यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो इनका जो परिमाप होता है कितना होगा। भाई परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो इसमें आ जाएगा 4x और इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यह जाएगा 4y। तो परिमापों का जो योग है 68 मीटर है। तो लिखेंगे 4x प्लस के 4y बराबर 68 मीटर, 68 है ना, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा x प्लस के y, यहाँ से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 से 6, 2 से 8, 2 से काट सकते हैं 17 बार। तो x प्लस वाई बराबर कितना है
17। तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर आ जाएगा 17 माइनस वाई। तो यह मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो जैसे ही हमने यह मान समीकरण 1 में रखा तो x बराबर है 17 माइनस वाई, तो इसका स्क्वायर लग रहा था, इसका स्क्वायर लग जाएगा और वाई स्क्वायर एज इट इज है 157 एज इट इज। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, 17 का वर्ग हो जाएगा 289 प्लस वाई का वर्ग माइनस 17 दूनी 34 वाई और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 157। वाई स्क्वायर हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर और माइनस के 34 वाई एज इट इज। 157 को 289 में से ला करके घटाओ तो 9 में से 7 गए, या बनेंगे 2 और 8 में से 5 गए 3 और 2 में से गया 132 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के काट सकते हैं सब में, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 17 वाई और प्लस के 2 छिका 12 और बचेगा 1 2 छिका 12, तो 66 आ गया। अब 66 के 2 फैक्टर ऐसे करो जिनका योग 17 हो, तो 11 छिका 66 होता है, तो वाई स्क्वायर माइनस के 11 वाई माइनस के 6 वाई प्लस के 66 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस के 11, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो y माइनस के 11। y के यहाँ से 2 मान आएंगे, कौन कौन से, एक तो y बराबर 11 और एक y बराबर 6। ठीक है, अब यदि हम y बराबर 11 लें, यदि y बराबर 11 है तब तो x बराबर कितना होगा बताओ। y बराबर अगर मैं 11 यहाँ पर रखता हूँ समीकरण 2 में या समीकरण 1 में, कहीं से निकाल लो, यहाँ से निकालना आसान है तो हम यहाँ रख देंगे। y का मान जब 11 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आया ना, 17 में से 11 गए 6 तो आया। और यदि y बराबर 6 ले तो x बराबर, तो y का मान जब 6 रखेंगे तो 17 में से 6 गए 11 बन जाएगा, तो 11 बना। तो अतः वर्गों की भुजाएं क्रमशः कितनी है, एक तो पहली मानी हमने x, दूसरी वाली y मानी, तो पहला x क्या लेंगे हम 6, वह y कितना जाएगा, फिर अगर हमने 6 लिया है तो y 11 आया, तथा अथवा कितनी आ जाएगी 11 व 6। ठीक है, ये दो आंसर बनेंगे 6 11 व 11 व 6। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, नोट करेंगे। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन एक आपको करना है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको खुद से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस सवाल को ध्यान से देखना है। देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये लिखा है एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन है इंपॉर्टेंट सवाल, देखेंगे कैसे करेंगे। धारा की जो शांत जल में चाल है कितनी है 4 किलोमीटर। जो उसने पूछा है सबसे पहले उसे मान लो, उसने पूछा माना धारा की चाल ज्ञात करो, तो माना धारा की चाल, तो हमने मान ली चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है। अब उसने जो दिया है उसे लिखेंगे। इस शांत जल में चाल जो है नाव की शांत जल में चाल वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। कि अगर पानी नहीं चल रहा, पानी अगर शांत है तो नाव जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। लेकिन यदि अगर पानी भी चल पड़े तो बताओ, अगर पानी भी चल पड़े और नाव उसी की दिशा में चले तो बताओ नाव की जो चाल है वो बढ़ेगी या घटेगी। इमेजिन करके देखो कि आप बम्बे में तैर रहे हो, अब बम्बा जो है बिल्कुल शांत है, लेकिन जब आप तैर रहे थे, लेकिन अगर बम्बा एकदम से चल पड़े यानी उसमें पानी चल पड़े आपकी तैरने की दिशा में, तो आपके जो तैरने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में तैरो कि बम्बा जा तो रहा इधर क्यों, और लेकिन आप तैरना चाह रहे हो अपोजिट दिशा में, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जब भी हम अनुकूल दिशा में चाल निकालेंगे तो प्लस कर देंगे दोनों चालों को, किस किस को, धारा की भी और जल की भी।
ठीक है, धारा की भी और नाव की भी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकालना होगा तो घटा देंगे। सिंपल सा लॉजिक है इसका। देखेंगे, उसने बोला है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने, तो दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर जाना है। तो लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, तो कितनी हो जाएगी, दिशा में जब चाल होती है बढ़ जाती है तो दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस के 4 किलोमीटर पर आवर। और धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत दिशा में जो चाल होती है हमेशा घटेगी, तो लिखेंगे x4 माइनस x किलोमीटर पर आवर। 4 में से क्यों घटाया, x में से क्यों नहीं घटाया भाई, सोचो। अगर धारा की चाल तेज हो और आपकी उससे कम हो, भाई हमने क्या करा, ये 4 किसकी है, नाव की तो है। नाव मतलब कोई भी आदमी हो या फिर नाव हो, वो तैर रहा है, और धारा की चाल x मान ली हमने। तो जो नाव की चाल है, नाव की चाल में से तो घटाई धारा की चाल। अगर धारा की चाल बड़ी होती और नाव की चाल कम होती तो ये तो घटाते। लेकिन हालांकि उसने बोल दिया कि विपरीत दिशा में वो तैर रहा है, इसका मतलब धारा की चाल कम है, तभी तो नाव आगे बढ़ रही है विपरीत दिशा में भी। तो जब नाव की चाल ज्यादा है तभी तो ज्यादा में से कम घटेगा, तो इसलिए हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं। अब आ गया हो, उसने बोला जो दूरी है 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है और वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है, तो लिखेंगे धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो समय बराबर किस कैसे निकालेंगे भाई, तो फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय कितना आ जाएगा, यहां से समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, है ना। तो समय बराबर लिखेंगे दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी तय करवानी है, उसे 12 किलोमीटर तय करवानी है, बटे चाल कितनी है, धारा की दिशा में चाल अभी तो लिखी है कितनी, x प्लस के 4, तो x प्लस के 4, ये घंटा आएगा ना। समय किसमें आता है, हमेशा घंटे में। अब धारा की विपरीत दिशा में समय निकालो, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो सेम लिखेंगे दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, और चाल कितनी है धारा की विपरीत दिशा में, अभी तो लिखी 4 माइनस एक्स, तो 1 घंटे लगे। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितने घंटे लग रहे हैं कि 12 किलोमीटर जाने और 12 किलोमीटर वापस आने में जो टोटल टाइम लगा उसे 8 घंटे का समय लगा। हमारे अकॉर्डिंग जाने में तो इतना समय लगा और आने में इतना समय लगा, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल समय के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो 12 बटे एक्स प्लस के 4 प्लस 12 बटे 4 माइनस के एक्स बराबर, इन दोनों का जो योग है वो 8 घंटे के बराबर आना चाहिए। बस बन गई इक्वेशन। तो अब इसको आपको सोल्व करना है सिंपल सा। यहाँ से 12 कॉमन ले लो, तो 12 जब कॉमन ले लेंगे नीचे आ जाएगा x प्लस के 4, और यहाँ बनेगा 1/4 माइनस एक्स बराबर 8। इसे काट लो, 4 दूनी 8, 4 त्या 12। एलसीएम लेंगे कैंची गुना करके, 4 माइनस एक्स प्लस के x प्लस के 4 बटे ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का वर्ग हो जाएगा 16, b का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये 3 बचा, इधर इधर बचा 2, ये x एक्स कैंसिल, 4 और 4 कितना आ जाएगा 8, और बाहर 3 गुना आ जाएगी बटे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2। 2 से काट लेंगे 4 बार, 4 से 12, और ये इधर चला जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस का, और 12 इधर चला जाएगा 4 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जब 4 है तो एक्स के 2 मान आएंगे, एक तो प्लस का 2 एक माइनस का 2। एक्स का मतलब क्या माना था हमने, एक्स का मान माना था हमने चाल। चाल हमेशा प्लस में होती है, माइनस में कभी नहीं होती। भाई अगर आप बाइक चला रहे हो तो बाइक की स्पीड उस पर लिखी हुई आती है कि 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है या 10 किलोमीटर पर आवर चल रही है। कभी ऐसा लिखा हुआ है कि माइनस के 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, कभी भी नहीं आएगा। तो माइनस में नहीं होती चाल, तो लिखेंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, अतः -2 को छोड़ने पर। तो आपकी जो धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी, धारा की चाल बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
और याद रखना आपकी जो धारा की चाल है वो हमेशा किससे कम आएगी, जो नाव है या आदमियों से कम आनी चाहिए। अगर बाई चांस गलती से धारा की चाल इससे ज्यादा आ गई तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, उसको सुधारिएगा। यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बस बोर्ड एग्जाम में। इन्हीं 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे एपी, जो आपका समांतर श्रेणी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, लेक्चर समझ में आया हो या नहीं आया हो तो कमेंट का बॉक्स में मुझे बताइएगा। जो भी कमी होगी उससे अगली वीडियो में हम सुधारेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।